मित्रों, ये जो आप सेंट्रल एशिया का रीजन देखते हैं जिसके अंदर आपको कई सारे मुल्क नज़र आते हैं लैंड लॉक्ड, उज़्बेकिस्तान नज़र आता है, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे जो मुल्क हैं एक दौर में कंबाइंड यहाँ पर एक मुल्क हुआ करता था इन सबको मिला के, जिसको कहते थे तुर्किस्तान। लेकिन बाद में उसके ऊपर रशियन अम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया था, तो वो रूसी तुर्किस्तान फिर कहलाने लगा, था इन्हीं के कंट्रोल में। और फिर रशियन अम्पायर ख़त्म हुई, जब सोवियत यूनियन आ गए तो ये सोवियत यूनियन के कब्ज़े में रहे। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं ये सारे के सारे, जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं। बड़ी तादाद यहाँ पर मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा वही कम्युनिटी रहती है। लेकिन इसके साथ ही चाइना का जो जिंजियान का इलाका है, इसके अंदर भी एक बड़ा हिस्सा तुर्किस्तान का ही है, और वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो दो तुर्किस्तान थे बेसिकली, रशियन तुर्किस्तान और चाइनीज़ तुर्किस्तान। अब हुआ ये कि यहाँ पर जब सोवियत यूनियन वाले आ गए थे अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन की जो जंग थी मुजाहिदीन के दरमियान, वो एक उन्होंने रिलीजियस एंगल उसके अंदर आ गया, और वो रिलीजियस शेप उन्होंने ले लिया था। और इसको डब यूँ किया जाता था कि ये इस्लाम और कुफ्र की कोई लड़ाई है, यानी मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान। इस तरह से वहाँ के मुजाहिदीन लड़ते थे कि सुरखे जो हैं, सुरखे कहा करते थे कि कम्युनिस्टों को, कॉमरेड्स को, कि सुरखे जो हैं वो काफर हैं, तो हम काफरों से लड़ रहे हैं, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये जो अफ़गानिस्तान की जंग थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ये जो रशियन तुर्किस्तान का रीजन था उसके ऊपर भी, और ये फैल गई थी जंग। ये इन्हीं इलाकों के अंदर चली गई, सारों के अंदर। वहाँ पर भी मिलिटेंट स्ट्रगल शुरू हो गई थी आज़ादी के लिए, मुस्लिम नेशनलिज्म वहाँ पर भी उभर के आया था। और नतीजा ये निकला कि बिल्कुल इन्होंने धपड़धूस करके रख दिया सोवियत यूनियन को, और आज़ादी ले ली सारे मुल्कों ने मिलके। अब ये जो सारे मुल्क थे ये तो आज़ाद हो गए, ये जो सोवियत यूनियन से, तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान वाले। लेकिन जो चीनी तुर्किस्तान है वो अपनी जगह पर रहा, जिंजियांग का, और वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एज आई सेड। चाइना का शायद ये वाहिद इलाका है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। करोड़ों की तादाद में चीन के अंदर मुसलमान रहते हैं, वैसे चीनी मुसलमान। और उसके अंदर फिर ये सबसे बड़ा जो रीजन है तुर्किस्तान वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी एक तरह से आपको नज़र आता है, बिकॉज इनका थोड़ा कल्चर जो है आपको मुस्लिम टच उसके अंदर नज़र आता है। अब चाइना को काफ़ी अरसे से ये एक ख़तरा रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना शुरू करवा दी जाए और इस रीजन को भी हमसे अलग ना करवा दिया जाए। ये एक फियर है चाइना के अंदर। लेकिन यहाँ पर फिर बड़ी तादाद में आपको अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट है या वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नज़र नहीं आई, क्योंकि पहले चाइना जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, उनका क्लोज इत्तेहादी था जब तक स्टालिन वहाँ पर था। लेकिन खुर्शीव के आने के बाद यू टर्न लिया चाइना ने, खुर्शीव की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि एंटी चाइना पॉलिसीज़ थी, और सोवियत यूनियन से ही चाइना अलग हो गया था। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ यहाँ पे। जब तक चाइना सोवियत यूनियन के साथ था तो ये एंटी अमेरिका एक तरह से मुल्क माना जाता था। अमेरिकन समझते थे कि ये हमारे खिलाफ है, और अमेरिकन की फिर इनके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स भी रही। दलाई लामा को क्रिएट किया गया था तिब्बत को अलग मुल्क बनाने के लिए, और इंडिया को उसके अंदर यूज़ किया गया था। इंडिया जो था वो फ्रंट लाइन इत्तेहादी था इस जंग के अंदर, तिब्बत को अलग मुल्क बनाने के चक्कर में जो उन्होंने जंग छेड़ दी थी चाइना के साथ, प्रॉक्सी वॉर, और उसको दलाई लामा लीड कर रहा था। अमेरिकन CIA की असिस्टेंस थी, प्लस यहाँ पर रॉ था, इंडिया, ये सारा कुछ चल रहा था वहाँ पे। लेकिन जो ही स्प्लिट हुआ है, द ग्रेट स्प्लिट सोवियत और चाइनीज़ के दरमियान, तो अमेरिकन ने ये प्रोजेक्ट जो था दलाई लामा वो गिव अप कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। उनको ज़रूरत नहीं थी उसके बाद चाइना से पटा लेने की, क्योंकि चाइना तो उनका दोस्त बन गया था। लिहाजा यहाँ पर गिव अप करके पॉज का बटन इन्होंने दबा दिया प्रोजेक्ट दलाई लामा पे, और ये जो मूवमेंट थी आधे में उन्होंने छोड़ दी। दलाई लामा को लेकर आ गए हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर लाकर उन्होंने इनको सेटल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बना ली, और सारा कुछ जो ड्रामेबाजी जो चलती रहती है इनकी। लेकिन इनके ऊपर इफेक्टिवली कोई ज़्यादा अमेरिकन जो है इन्वेस्ट नहीं करने लगे, ज़्यादा इनको सपोर्ट बाद में नहीं करने लगे। लेकिन फिर हुआ यह है कि जो ही चाइना ने उभरना शुरू किया और अमेरिकन की असेसमेंट ये सामने आई कि जी ये जो चाइनीज़ हैं ये आगे चल के हमारे लिए कोई थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो अमेरिकन ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी दोबारा चाइना के अंदर, जो भी फॉल्ट लाइन्स थी उनके अंदर। और उन्हीं के अंदर फिर ये जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट थी, जिंजियान को अलग मुल्क बनाने की जो मूवमेंट थी, उस पर भी अमेरिकन ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ था, चाइना के साथ दोस्ती थी ना।
अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं है, अपने ही दोस्त हैं बेसिकली। इनकी जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं अपने लिए, इंडिया के अंदर जो लोग ये समझ रहे हैं ना ये आके बचाएंगे हमें चाइना से, उनसे बड़ा मैं समझता हूँ कम अकल कोई बंदा ही नहीं है। अमेरिकन की हिस्ट्री उठा के देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को देख के, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख के पॉलिसीज़ बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में सवाए इसराइल के उनका कोई अलाई है ही नहीं, सवाए उनका इत्तेहादी इसराइल के अलावा कोई है ही नहीं। लॉन्ग टर्म में इनके अलाइंसेस जो है ना वो स्विच होते रहते हैं अमेरिकन के। आज के दोस्त उनके कल के दुश्मन हो जाते हैं, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो उन्होंने जनाब ये जो दहशतगर्द ग्रुप जिनको पहले कहते थे टेररिस्ट ग्रुप, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को 2020 में इन्होंने अचानक से उस ग्रुप को दहशतगर्दों वाली लिस्ट से निकाल के पाक पवित्र, और उन्होंने कहा इन जैसा तो कोई अच्छा ग्रुप है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, उन्होंने निकाल दिया उनको दहशतगर्द वाली लिस्ट से। और चाइना ने बड़ा कंडेम किया था इस पर कि ये क्या कर रहे हैं आप, एक ग्रुप जो कि हमारा मुल्क तोड़ना चाहता है उसको आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने उस वक्त रिपोर्ट किया था 2020 के अंदर कि चाइना स्लैम्स यूएस फॉर डी लिस्टिंग जिंगजियांग्स ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एज टेररिस्ट आउटफिट। अब ये देखें, अमेरिकन डिज़ाइंस तो लोग समझ गए थे, जो एनालिस्ट हैं, जो जिनकी नज़र रही है इस रीजन के अंदर, वो तो समझ गए थे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उनको पता था अमेरिकन यहाँ पर कुछ गेम खेलने के चक्कर में। लेकिन अब जो जो अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर आगे बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा वायलेंट हमें रुख अख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। और अगेन जैसे दलाई लामा के खिलाफ इंडिया को यूज़ किया गया था, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी इंडिया को आगे करने के चक्कर में है अमेरिकन, क्योंकि वो जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का जो मिलिट्री विंग है, जिसको बाय द वे वो जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाशिंगटन डीसी में बनी हुई है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट की, वो नहीं मानते। वो कहते हैं मिलिटेंट्स का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चाइना के अंदर ये इल्ज़ाम लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका भी इनके साथ लिंक है। तो वो जो ईस्ट तुर्किस्तान के मिलिटेंट्स हैं ना, इन्होंने इंडिया को कहा है कि आप हमारी हेल्प करें। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन खबर थी, क्योंकि दोबारा इंडिया का नाम आ रहा है, जैसे पहले आ रहा था दलाई लामा के वक्त में आ रहा था, और फिर बाद में इंडिया काफ़ी चाइना के साथ दुश्मनी में आगे निकल गया, और बीच में अमेरिकन डंप करके चले गए दलाई लामा को, और इंडिया फंस गया था बीच में, और चाइना आगे आ गया था, अक्साई चिन ले लिया था उन्होंने, और वो जो 60s की जंग हुई थी, इंडिया का नक्शा ही चेंज हो गया, अक्साई चिन उन्होंने ले लिया, इधर से अरुणाचल प्रदेश लेकर चले गए थे चाइनीज़, और बाद में फिर सॉरी करके इंडिया पीछे हटाए, और फिर मामलात जो थे वो इस तरह हल हुए कि अक्साई चिन रख लिया चाइनीज़ ने और ये वापस कर दिया था। क्लेम अपनी जगह पर रहा चाइनीज़ का अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, लेकिन टेम्परली इंडिया को उन्होंने वापस किया था टू कूल डाउन द सिचुएशन। अलबत्ता इंडिया डसा हुआ है एक बार पहले अमेरिका से, कि पहले अमेरिकन उनको 60s में आगे करके खुद दौड़ गए थे वहाँ से, बीच में ये फंस गए थे, वो तिब्बत को अलग मुल्क बनाने के चक्कर में अक्साई चिन गंवा दिया था उन्होंने। अब दोबारा यूं लग रहा है कि इंडिया को आगे किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ईस्ट तुर्किस्तान के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इंडिया से मदद की अपील की हुई है। द हिंदुस्तान टाइम्स को मैं देख रहा था, उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ इस हवाले से कि अलकायदा लिंक्ड यूगर मिलिटेंट ग्रुप सीक्स इंडियाज हेल्प अगेंस्ट चाइना ओवर जिंगजियांग रिपोर्ट। और इसमें वो कह रहे हैं कि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, अ मिलिटेंट ग्रुप लिंक्ड टू अलकायदा एंड तालिबान, has sought India's help against China over Xinjiang issue and urged Modi government to shelter Uyghur residents. The Turkestan Islamic Party deputy leader made this appeal in an interview to UK-based ITCT and said that both India and Uyghurs jointly should stop Chinese expansionism in the region. Now this is some sort of a development मेरे हिसाब से, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये जो ईस्ट तुर्किस्तान वाले हैं ना, इनकी कोई साइज़ ज़्यादा नहीं है इन मिलिटेंट्स की, इनके अंदर लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि जी तालिबान वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अफगान तालिबान इनको अब सपोर्ट नहीं करते, एक दौर में इनको करते थे, लेकिन अब कैटेगोरिकली वो डिनाई करते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया इनसे, बिकॉज दे नीड चाइनीज़ हेल्प अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए, और ये सारा कुछ उनको चाइना की सपोर्ट की ज़रूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और रशियन भी, बाय द वे रशियंस की भी सपोर्ट की ज़रूरत है तालिबान को। तो ये दोनों मुल्क इस ग्रुप के खिलाफ हैं, रशियंस भी चाइनीज़ भी। तो तालिबान खुद को डिस्टेंस कर चुके हैं इस ग्रुप से। उन्होंने लिखा तो है कि तालिबान की इनको सपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो वाखान का कॉरिडोर है जो कि अफगानिस्तान को चाइना से लिंक करता है, वहाँ पर भी एक तालिबान और चाइनीज़ जो है मिलके कोई कॉरिडोर बनाने के चक्कर में, पुराना सिल्क रूट जो है वो रिवाइव करने के चक्कर में, तो वहाँ से प्रैक्टिकली कोई ऐसी हेल्प नहीं है। लेकिन इंडिया अगर यहाँ पर आता है
तो मेरे हिसाब से ये एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जो कि मोदी सरकार अमेरिका के चक्कर में कर देगी। ये आर्टिकल 370 जैसे इन्होंने रिमूव किया था ना, अमेरिका के कहने पे रिमूव किया था, क्योंकि अमेरिकन को पता था कि इससे लॉन्ग टर्म एक एनिमिटी स्टार्ट हो जाएगी चाइना और इंडिया की, जो कि हो गई है ऑलरेडी 370 रिमूव होने के बाद लद्दाख के फैक्टर की वजह से। यहाँ पर भी हो सकता है कि मोदी सरकार इनको अगर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ईस्ट तुर्किस्तान वालों को, तो फिर चाइनीज़ जो है वो खुल के कश्मीर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो भी बेशुमार जो वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो चाइना के लिए इतना प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा जितना इंडिया के लिए क्रिएट होगा बेसिकली, अगर चाइनीज़ भी खुल के इस तरह सपोर्ट करने लगे इंडिया के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को। मेरे हिसाब से जो इंडिया के हालात चल रहे हैं बॉर्डर पर, उसको देख के लग नहीं रहा कि मोदी साहब इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा जो है वो कम है और नुकसान इंडिया के लिए ज़्यादा होगा अगर वो एंटी चाइना ग्रुप्स को इस तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसका पास रिकॉर्ड भी इंडिया का अगर देखें अच्छा नहीं रहा। दलाई लामा वाला जो चैप्टर था उसका एंड रिजल्ट क्या निकला था, अक्साई चिन इंडिया ने गंवा दिया था। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह के ग्रुप्स को इंडिया सपोर्ट करेगा तो बॉर्डर्स पर उसके बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सकती है, और कश्मीर और ये जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की सेपरेटिस्ट तंजीमें कई गुना ज़्यादा चाइनीज़ सपोर्ट से फिर पावरफुल भी हो सकती हैं।